हमारे साथ इस समय अशरफ वानी जुड़ चुके हैं। अशरफ लेबनान से लौटे हैं। लेबनान में इकलौता भारतीय चैनल आज तक जो वहां से आपको ये खबरें देता रहा, क्योंकि जरूरी है कि आप हर पक्ष की तस्वीर देखें। लेबनान कितना इस समय वोलेटाइल है वहां पर सिचुएशन, जो उसके बॉर्डर्स हैं अशरफ? श्वेता, पहले दर्शकों को ये समझना होगा कि लेबनान क्या देश है जी। और लेबनान का विवाद ये पहला नहीं है इजराइल के साथ, बल्कि काफ़ी लंबा विवाद जो है लेबनान का रहा है इजराइल के साथ, क्योंकि एक दौर था जब आधा लेबनान जो है इजराइल ने अपने कब्जे में लिया था। 1996 से 2006 तक एक भीषण युद्ध हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच हुआ और उसमें फिर है यूएन के तहत और अमेरिका की मध्यस्थता के चलते वो इलाका फिर इजराइल ने लेबनान को वापस छोड़ दिया। हिजबुल्लाह वॉलंटरली 1984 में बना था। हसन नसरुल्लाह जो उसके ये हैं, उसके बानी हैं, वही उनके लीडर अभी भी हैं। तो उन्होंने इस फौज को, जो कि ईरान की तरफ से पूरी तरह से मदद उसको हासिल है, न सिर्फ मदद बल्कि प्रशिक्षण, हथियार सब जो हैं हिजबुल्लाह को, ईरान का एक मलेशिया माना जाता है खाड़ी देशों में। लेकिन पिछले 10-15 सालों के दौरान, खासतौर से अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, जो अरब अपराइजिंग के बाद हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा फोर्स बन गया, क्योंकि उसने कई सारे युद्ध लड़े, चाहे सीरिया में हो ISIS के खिलाफ, जब अमेरिका ही हिजबुल्लाह की पुष्टपनाही कर रहा था कि चलो ISI को इससे मरवाएंगे, वो तब शिया वर्सेस सुन्नी के तौर पर हिजबुल्लाह को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि परिस्थिति बदल गई है। अब जो एक इजराइल और अमेरिका की तरफ से हिजबुल्लाह को उन बाकी आतंकी संगठनों या फिर फाइटर्स से अलग रखने की कोशिश थी, वो कहीं ना कहीं धुल मिल गई है। अब ये सब साथ हो गए हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि जो इजराइल पर हमले हुए हैं उसकी पुष्टपनाही, उसकी मदद और उसके लिए हथियार जो हैं हिजबुल्लाह ही नहीं दिए थे। दर्शक ये भी जाने कि हिजबुल्लाह कई गुना ज़्यादा बड़ा एक संगठन है हमास से, क्योंकि उनके पास उस तरह के हथियार हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं, प्रिसाइज मिसाइल्स हैं जो टैंक को काफ़ी दूरी से निशाना बना सकते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो जहाज़ों को या हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकते हैं, और मिसाइल्स जो यूती जो दूसरा एक संगठन है यमन में, जो उन्होंने कोशिश की थी 2 दिन पहले अमेरिका के उस शिप पर एक वार करने की, अमेरिका की तरफ से कहा गया, इजराइल की तरफ से वो मिसाइल दागा गया था, उन्होंने उसको मेडिटेरियन सी में नष्ट किया। लेकिन जहाँ तक हमारी कवरेज की बात है, दुनिया में शायद मैं ही एक आज तक का पत्रकार था जो उस सभी इलाके में एक एक चप्पे पर गया। 122 किलोमीटर सीमा है इजराइल और लेबनान के बीच में, और उस 122 किलोमीटर में जितने भी इलाके हैं, जितनी भी जगह हैं, वो सब मैंने एक बार नहीं 2 बार मैं उनमें घूमा। पूरा इलाका जो है खाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ही लोग वहाँ रहते हैं, जो लड़ाकू हैं, उन्हीं के घर ज़्यादातर हैं, उनके परिवार घरों में रहते हैं और वो अपने उन बेसिस में रहते हैं जो हिजबुल्लाह के बेसिस उस पूरे इलाके में हैं। और हिजबुल्लाह की रणनीति ये थी, क्योंकि वो और हमास ये चाहते थे कि ये जो इजराइल और अब की बार इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध हो, इसको वो मस्जिद अक्सा के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि मस्जिद अक्सा के साथ पूरे विश्व के मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसका नाम जो है ऑपरेशन अरबी में जो वहाँ पर इसका नाम रखा गया है तूफान अल अक्सा, यानी अक्सा फ्लड ऑपरेशन, जिसका घोषणा हमास ने की थी। अशरफ, अगर हम जितने भी टेलीविजन जर्नलिस्ट उनको देखें, कॉन्फ्लिक्ट आपसे ज्यादा शायद किसी ने कवर नहीं किया है। एक तो कश्मीर, वहां पर लड़े गए भारत पाकिस्तान के युद्ध, चाइना का भी इलाका, आपका अफगानिस्तान में आपका एक्सपीरियंस, ये जो, और POK में जो कि कोई पत्रकार नहीं जा पाया है, वहां से आपका सारा इनपुट इस समय जो चल रहा है, क्योंकि इजराइल का उस पूरे क्षेत्र में जो इस तरह की चीजें होती हैं, चाहे गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक हो गया, ये कोई नई बातें नहीं है, ये संघर्ष नया नहीं है। इस बार क्या आपको संघर्ष में कुछ अलग दिख रहा है? बिल्कुल अलग दिखा। अब की बार संघर्ष में ये दिखा कि एक तो अरब देश जो कि बटे हुए थे अलग अलग युद्धों के बाद इजराइल को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर, वो एकजुट हो गए हैं, और वही हमास की और हिजबुल्लाह की और ईरान की कोशिश है कि सभी खाड़ी के देश जो हैं एकजुट हों
दूसरी तरफ से जो हैंडल इस हमले को जिस अंदाज से, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कहा कि हमने 9/11 के बाद कुछ गलतियां की, वो इजराइल न दोहराए, लेकिन लगता है कि इजराइल जो है वो कुछ गलतियां दोहरा रहा है यहाँ पर। उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी सिविलियन लोगों की मौत होती है वो अनवाचड नहीं रहता है। अगर आप मिडल ईस्ट की सभी चैनल इंक्लूडिंग सम ऑफ द इंटरनेशनल चैनल्स भी देखें, चाहे अल जजीरा हो, BBC हो, CNN हो, वो ज़्यादा पीड़ा लोगों की दिखाते हैं कि जिस तरह से फ़लस्तीनी मर रहे हैं, फ़लस्तीनी बच्चे जो अब इजराइल, क्योंकि अब पिछले कुछ सालों के दौरान आपने भी देखा, हमने देखा है कि किस तरह से जो है लड़ाई जो है मीडिया से लड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस मीडिया की लड़ाई में जो है फ़लस्तीनियों का पक्ष ज़्यादा बारी हो रहा है इसराइलियों के मुकाबले में, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है उससे काफ़ी जो है फर्क पड़ रहा है इजराइल को। तो हम सीधे इस समय चलते हैं वेस्ट बैंक से, हमारे साथ शिव अरूर हैं और टेलीवीव से हमारे साथ राजेश पवार इस समय जुड़ रहे हैं। शिव, जब से आप वहां पर पहुंचे और खासकर भले ही लड़ाई इस समय हम गाजा पट्टी की तरफ देखें, लेकिन विवाद वेस्ट बैंक के साथ भी जुड़ता है, इस समय के हालात आपसे समझना चाहती हूं। श्वेता, हम अभी वेस्ट बैंक के अंदर पहुंच चुके हैं। कल कुछ ही देर पहले एक एयर स्ट्राइक हुआ था एक मस्जिद पर। जेनीन रेफ्यूजी कैंप एक बहुत पुराना रेफ्यूजी कैंप है जो नॉर्थ पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक में है, और वहां पर इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसीज को जानकारी मिली थी, श्वेता, कि वो गाजा टाइप का अटैक जो था अक्टूबर 7 का, उसी टाइप का अटैक वेस्ट बैंक से भी करने वाले थे, और इसलिए एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक करना पड़ा अल अंसर मस्जिद पर जो वेस्ट बैंक जेनिन रेफ्यूजी कैंप में है। ये भी जानकारी मिली है कि अक्टूबर 7 से लेकर अभी तक वेस्ट बैंक कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे गाजा से, ये काफी शांतिपूर्ण एरिया है। यहाँ पे ज्यादा तनाव नहीं है, लेकिन एक एयर स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पे 80 से ज्यादा लोग ऑलरेडी